चलिए बेटा ध्यान दो, आज अपने को ये पूरा हो गया, हो गया दानिश, सॉरी दानियाल, हो गया बस। अब ध्यान दो, तो जैसे मैंने कहा आज अपने को पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर, तो थोड़ा फास्ट लेंगे अपन। और कुछ चीज़ जो है जो नॉट एसेंशियल है, जो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, उसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। जैसे कि हमारा अगला टाइटल है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड, इजंट इट, है ना? ज़रा बताइए मुझे टाइटल नंबर क्या रहा है, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल। अच्छा उसी के अंदर है ना वो, हाँ ठीक है। तो जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसी के अंदर ये टाइटल आता है, रीबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। तो चलो देखो बेटा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं ये सपोज करो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं हाइट वर्सेस टाइम का, हाइट वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हाइट h0 से छोड़ा गया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हाइट h0 से ड्रॉप किया गया। अब मैं देखता हूं वो कैसे पाथ फॉलो करता है, तो इस तरह से, अब डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड वो इस तरह से ट्रैवल करता है। ये हाइट कितनी आ रही बेटा शुरुआत की, h0, यहां से यहां आने के लिए जो टाइम लग गया इसको मान लो t0, यहां से यहां आने के लिए टाइम कितना लग गया, t0। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइट आ रही, जस्ट अ मोमेंट, फिर ये हाइट आ गई आपकी h1, यहां से यहां आने के लिए टाइम कितना होता है, t1। फिर उसके बाद ये हाइट है h2, फिर ये भाई ऊपर जाके वापस नीचे आने में जो टाइम लग गया वो कितना है बेटा, t2। फिर ये हाइट आ गई h3, और यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम कितना लग गया, t3, एंड सो ऑन चलता रहेगा, है ना? ये पूरा लगातार चलता रहेगा कि भाई आया टाइम t0 में, t1, t2, t3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा कि। और अक्सर हमें यहाँ क्या कहेगा कि हम लोग ने एक नोटिस किया है कि आफ्टर ईच बाउंस, हर एक बाउंस के बाद उसकी हाइट कम होती जा रही है कि नहीं? और साथ ही साथ जाहिर बात है उसकी स्पीड भी कम होती जाती है। तो आफ्टर ईच बाउंस हमें इसके स्पीड का फॉर्मूला, उसकी हाइट का फॉर्मूला, वो सब देखना है। तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनफ डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो हम देखते हैं, चलो ठीक है, एक एक करके सारे फॉर्मूले। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आएगा स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस, nth बाउंस के बाद बॉल की स्पीड क्या रहेगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला रहेगा Vn इज इक्वल टू ई रेज टू पावर n V0। अब जहाँ पर आपको मालूम है ये V0 क्या आएगा, है ना? तो जब ये टकराता है ये यहाँ पर से, जब ये मान लो ज़मीन से टकराएगा ये इस तरह से, तो उस वक्त जो उसकी स्पीड होगी वो क्या रहेगी, V0 रहेगी, है ना? जब पहला बाउंस आएगा मतलब बस टकरा रहा हो, टकराने वाला है, और टकराने से जस्ट पहले उसकी जो स्पीड रहेगी वो V0 रहेगी, है ना? तो मैं लिखूंगा इनिशियल स्पीड वेयर V0 क्या रहेगा, वो रहेगा इनिशियल स्पीड जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन या फर्स्ट बाउंस जिसको हम लोग कहेंगे, पहले बाउंस से जस्ट पहले जो इनिशियल स्पीड आएगी वो रहेगी V0, है ना? और अगर आपको भाई V0 की वैल्यू डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डायरेक्टली दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V² इज इक्वल टू U² प्लस ट्वाइस GH का, है ना?
तो आप लिखेंगे v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। ये एच ज़ीरो बोलना ज़्यादा सही रहेगा, तो फिर आप लिखा सकते हैं v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच ज़ीरो। मान लो तुमको हाइट दिया हुआ है, इसमें हाइट से आप क्या निकाल सकते हैं, v0 निकाल सकते हैं। भाई टकराने से जस्ट पहले तेरी स्पीड क्या थी बता ज़रा, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और यहाँ पर डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर n का मतलब क्या हुआ, बाउंस, nth बाउंस। ये तो आपको मालूम है क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी डायरेक्ट वैल्यू दी रहती है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया चलो स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस। फिर हम लोग कहेंगे इसी तरह से हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस। तो एच एन इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ट्वाइस एन एच ज़ीरो, ये रहेगा हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस। तीसरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल बिफोर it stops bouncing, before it stops bouncing, total distance traveled by ball before it stops bouncing। तो वो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला h इज इक्वल टू h स्मॉल h सफिक्स n 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आएगा। फिर चौथा टोटल टाइम टेकन पहले आप लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, बाय द बॉल टू स्टॉप बाउंसिंग। तो फिर भैया ये फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, t इक्वल्स टू 1 प्लस ई 1 माइनस ई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच ज़ीरो अपॉन जे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि जो भी अगर आपको निकालना है कि भैया मेरा जो तीसरा बाउंस हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बाउंस हुआ, फिर सेकंड बाउंस हुआ, मान लो थर्ड बाउंस हुआ, तो अगर मान लो मैंने इतनी हाइट से छोड़ा था और थर्ड बाउंस के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल हमको देखना है कि भैया अब ऐसा है कि भाई मान लो 10 बाउंस हो चुके हैं। कितने बाउंस हो चुके हैं? 10। तो 10 बाउंस में भाई बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा। तो उसे उसे कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो जैसे आप देख सकते हैं उसमें पहले तो क्या आ जा रहा है, HN आ जा रहा है ना, कि हाइट इन द nth बाउंस। अगर हाइट इन द nth बाउंस आ गया तो सबसे पहले तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, ई रेस्ट पावर ट्वाइस एन इंटू एच ज़ीरो से। फिर उसके बाद आप उसको बाकी की चीज़ों को कैलकुलेट कर सकेंगे। सॉरी माय मिस्टेक, वही तो बोलूँ मैं कैसे एच एन आ गया, एच ज़ीरो है वो, एच ज़ीरो, माय मिस्टेक, एच ज़ीरो। और फिर उसके बाद टोटल टाइम का भी कि भैया ठीक है रुकने से पहले कितना टाइम ले गया उसने पूरा बाउंस कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये फॉर्मूला आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो, उसके हिसाब से डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है इसको, फालतू का टाइम पास होगा उसमें।
a body falling from a height of 20 meters rebounds from hard floor if it loses 20% energy in the impact, then coefficient of restitution is first option 0.89, second option 0.56, third option 0.23, and the last option is 0.18. आपसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पूछा है एक बाउंस में। एक बॉडी है जिसको 20 मीटर की हाइट से छोड़ा गया और हम जानते हैं कि जैसे वो टकराता है तो वो 20% अपनी एनर्जी खो देता है। अच्छा एक बात बता, जब आपने उसको ऊपर से छोड़ा तो छोड़ने से जस्ट पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फिर उसके बाद उसकी जो एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लो U1, क्या होगी? U1। अब ऐसा है कि वो नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही? काइनेटिक एनर्जी में। अब टकराने के फौरन बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। जैसे बोला ना, एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना? 20%। बचा कितना? 80%। अब टकराने के फौरन बाद क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी है? 80% है। अब ये वापस ऊपर जा रही है और वही 80% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट काय में हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। और वो हाइट मान लो h2 तक पहुंचेगी और वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पुराना पोटेंशियल एनर्जी है और जो नया पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो नया पोटेंशियल एनर्जी है वो पुराने पोटेंशियल एनर्जी का 80% है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 80% है। देखो फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, अपना रूप बदल के, यहां जब टकराई तो पूरा वो अपना रूप बदल के आगे काय में? काइनेटिक एनर्जी में। टकराने के बाद फिर वो काय में कन्वर्ट हुई? अरे टकराने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी है, मगर उसने क्या करा? लूज कर दिया। कितना? 20%। कितना लूज किया? 20%, है कि नहीं। अब 20% लूज करा तो बचा कितना? 80%। अब वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? 80%। और वही काइनेटिक एनर्जी अब पूरा तरह से काय में कन्वर्ट होने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पुरानी वाली टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी और जो नई वाली टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, तो नई वाली जो है उसके 80% है। तो मैं बोलूंगा सिंस लॉस ऑफ एनर्जी इज 20%, है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज 80% ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 80% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये हुआ mgh2 इज 80% ऑफ mgh1। mg और mg कैंसिल हुआ, h2 इज इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाई बाय h1। चलो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखेंगे। इसने आपसे क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कितनी बार टकराया बॉल जमीन पर? एक ही बार टकराया, है ना। तो मतलब बाउंस कितने हुए? एक ही हुए। तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, है ना। यहां पर इनिशियल को h0 बोला था और मैंने यहां h1 बोल डाला, पर ठीक हो, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, h2 इज इक्वल्स टू e⁻² h1। इनिशियल हाइट h0 बोला था, मैंने इनिशियल हाइट को h1 ले लिया, है ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा, e² इज इक्वल्स टू h2 इज इक्वल्स टू e² इंटू h1। सही है ना। अब ऐसा मेरे का मेन मकसद क्या क्या कैलकुलेट करना है मुझे? E। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर
ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H2 अपॉन H1, है ना, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H2 अपॉन H1। देखो E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H2 कितना है बेटा आपका 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन H1, ये कैंसिल हुआ। और फिर उसके बाद क्या बचा, तो बोले ये बच गया बस यहाँ पे। तो 100 को तुम बाहर ले लो, तो 100 को बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा 10। देखो E इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ऑफ 80। अच्छा अब बताओ 80 का स्क्वायर रूट क्या आ सकता है इनमें से, या फिर एक मिनट रुको, हाँ 1/10 होगा, सॉरी। 80 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, जैसा अप्रोक्सीमेशन में जाओ, 9 9 जा 81 होता है कि ना, तो 8.9 के आसपास कुछ हो सकता है। और 8.9 को तुम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.89, है ना। तो भैया ये अराउंड आपका 0.89 आएगा। बात समझा क्या मैंने कैसे निकाला, यहां 80 आया, मैं इसको क्या मान के चल सकता 81 के करीब। मुझे मालूम है 81 का स्क्वायर रूट क्या आता 9 आता, ये 81 से बस जरा सा छोटा है, तो स्क्वायर रूट जो भी आएगा वो 9 से जरा सा छोटा आएगा। तो अगर 9 से जरा सा छोटा है तो क्या हो सकता है 8.9, और उस 8.9 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.89। लिखो चलो हुआ क्या, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। इधर ही लेता, 2-3 क्वेश्चन लेने हैं क्योंकि इस पे ये हुआ था। लिखो भाई जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट लिखा करो तुम, फास्ट फास्ट। समीर बाबू कहाँ अटक गए हो, होता है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे मुझे। ये वाला सेम पैटर्न का है, a ball is dropped from a height HEIGHT
हाइट, क्या बात है, याद है, ऑन टू अ फ्लोर, मेरा और नींद का बड़ा मसला है, अगर नींद नहीं हुई मेरी तो दिमाग काम नहीं करता मेरा। आज भी का कहने का मतलब क्या है, कौन है वो जो मेरे दर्द पे वो कर रहा है, आज भी। चाय हो जाए बोले इसी बात पे सर, है ना, और है बोले हमको भी मत भूलना सर आपने, है ना। The coefficient of restitution, हाँ बताइए क्या आएगा आंसर। सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। अब आप डायरेक्ट यहां जा सकते हैं, डायरेक्ट यहां जाओ, जबरदस्ती ये प्रोसेस, ये तो प्रोसेस समझाने के लिए था कि ये फॉर्मूला कैसे बना, है ना। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि भाई ये कैसे बना, है ना, एक बाउंस की बात चल रही है बस, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे जाओ। हाँ, सेकेंड ऑप्शन 1/4। चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैं कहूंगा कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारा भी वही आएगा, अरे फिर तो सही होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ बिल्कुल, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H2 अपॉन H1। अब ऐसा है कि H2 कितना है, H1 तो क्या है बेटा, H है, H1 कितना है, H है, और H2 कितना है, H अपॉन 16, कैंसिल हुआ 1/4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, दैट्स करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए ध्यान दे इधर, बढ़ 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 चालू है। A ball is dropped from a height of 20 meters on a floor for which E equals to 1/2. The height attained by the height attained by the ball after second collision is, first option 1.25 meters, second option 2.5 meters, third option 5 meters,
लास्ट ऑप्शन 10 मीटर्स। क्या कहना है आपका? थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, मतलब भैया आपको जो इनिशियल हाइट बोला गया है वो 20 मीटर्स बोला गया है। इन h0 इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स ऑन अ फ्लोर, और जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2 है। तो सेकेंड कोलिजन के बाद इसकी हाइट क्या होगी? तो h2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ट्वाइस एन, यानी 2 इंटू 2, एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2 है ना। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ यूजिंग, आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें? एच एन इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ट्वाइस एन इंटू h0। अब ऐसा है कि बात हो रही है किसकी? सेकंड कोलिजन की। तो फिर एच एन इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर, या h2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय h0, जो कि क्या है आपका 20। देयरफॉर h2 इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू है 1/2, उसका पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 20। देयरफॉर h2 इज इक्वल्स टू 2 to the 4, 4 for the 16, 200 upon 16, 20 सॉरी 20 upon 16। अब ये कितना हो जा रहा फिर? 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा 5/4। अब 5/4 तो कितना हो जाएगा? 1.25 मीटर्स होता है ये ऑप्शन। हो गया? चलो भैया नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे अपन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पे। हाँ जी बोलिए, वो क्या टाइटल नंबर आ रहा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का 6 पॉइंट, ठीक है 6.7.5 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन
चलिए, हो गया। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी खास बात क्या होती है कि प्रोजेक्टाइल और टारगेट आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद साथ में या कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो चलो बेटा बातें मत करो, इधर ध्यान दो, अच्छे से बोल रहा हूँ सभी को। When two bodies collide and stick together, when two bodies traveling with different velocities collide, stick together and then move further with common velocity, then collision is said to be perfectly inelastic। तो कोलिजन को आप क्या कहते हैं बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। इसमें दो केसेस पॉसिबल है। पहला केस ऐसा है कि प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, है ना, केस नंबर 1। projectile and target are traveling in same direction। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मास m1 वेलोसिटी u1, मास m2 वेलोसिटी u2। अब जाहिर बात है u1 इज ग्रेटर देन u2। टकराने के बाद ये कोलाइड हो गए आपस में। कोलाइड होने के बाद ये दोनों भी साथ में m1 और m2 एक कॉमन वेलोसिटी से, जिसको मैं v कंबाइन करके कह देता हूं, उससे वो आगे बढ़ेगी। तो वो कह रहा है कि भाई पता लगाओ कि वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी कंबाइन। अब हुआ क्या बेटा, वी कंबाइन को रहने दो इधर, बाकी इसको इधर लेके आओ। वी कंबाइन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इस सिचुएशन में कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आ गया, मगर जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मुझे अगर कैलकुलेट करना रहा तो क्या, तो ठीक है, मैं अगर कहूँ कि भाई मुझे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ, इधर जगह है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल, क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा फिर वो, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v कंबाइन का स्क्वायर। फिर v कंबाइन के स्क्वायर की वैल्यू डालो, फिर उसे सॉल्व करो, फिर लंबा चौड़ा दे के आखिरी में इक्वेशन जो बनेगी वो रहेगी हाफ ऑफ m1 m2
अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, इधर ले लेता हूँ, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, है ना। और आप ये पिछली बारी वाली से भी पता लगा सकते हो, पिछली बार याद है आपको, वो अपन ने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़े थे, उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। मैंने कहा था यहीं से पता चल जाता, क्योंकि आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होता है आपके उसमें काय में इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वो जीरो होता है, तो इसीलिए वो फॉर्मूला ऐसा बन जाता। आया समझ में। अब अगर ऐसा है कि इनमें से अगर एक आध पार्टिकल रेस्ट पर हो, एक आध पार्टिकल जैसे कि मेन कौन रहेगा, टारगेट ही रहेगा रेस्ट पर, तो बोले अब फॉर्मूला क्या बनेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 सिर्फ u का स्क्वायर या u1 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। केस सेकंड, प्रोजेक्टाइल and target are traveling in opposite direction। तो भैया ये m1, ये रहेगा u1, ये रहेगा m2 और ये रहेगा u2। अब ऐसा है कि देखो ये दोनों आ रहे हैं, धड़ करके टकराते हैं, टकराने के बाद एक तो राइट में जाएंगे, एक तो लेफ्ट में जाएंगे। बट राइट में जाएंगे कि लेफ्ट में जाएंगे वो डिपेंड करता है किसका मोमेंटम ज़्यादा है। अगर m1 u1 ज़्यादा है, m1 u1 इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन के हिसाब से राइट में जाएंगे। अगर m2 u2 ज़्यादा है तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट में जाएंगे। हम m1 u1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलेंगे और इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव, है ना। तो ठीक है भाई, अब देखो बाद में क्या हुआ कि बाद में ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, m1 और m2। अगर मान लो कि इधर गए विथ कंबाइन वेलोसिटी, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो बोले मगर अब वो फॉर्मूला कैसा आएगा, तो बोले देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब वो ऐसा हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइन, है ना। तो भैया हमने क्या देखा कि m1 u1 माइनस m2 u2 m1 प्लस m2, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने कहा कि ये जो ये वाला सेकंड वाला जो टारगेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इसके, इसीलिए देखो v कंबाइन इज इक्वल्स टू m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आ जा रहा है मेरे पास कंबाइन वेलोसिटी का, m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और फिर उसके बाद अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है, इफ m1 u1 इज ग्रेटर देन m2 u2, मान लो m1 u1 जो है m2 u2 से क्या है बड़ा है, तो इस सिचुएशन में v कंबाइंड जो है बेटा वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। कंबाइंड वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब है दैट इज कि ये आपका जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है m1 और m2 टकराने के बाद, ये मैं लिखूंगा दैट इज m1 एंड m2 आफ्टर collision travels in the initial direction of m1। तो m1 और m2 collision के बाद
जो m1 की इनिशियल डायरेक्शन थी है उसके बोर्ड पर वो ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर सपोज करो m2u2 जो सॉरी m1u1 जो है इस लेस देन m2u2 है, इसका मतलब क्या है? तो बोले v कंबाइन जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। v कंबाइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि m1 m2, क्योंकि दोनों तो आप एक साथ चिपक गए ना, आफ्टर कोलिजन ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ m2 है ना। कि मतलब ऐसा है कि देखो कि आप ये दो बॉल्स से आए टकरा है, अब ये m1 की वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लूंगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव और इसका जो डायरेक्शन रहेगा निगेटिव। पॉजिटिव का और निगेटिव का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन होता है और कुछ नहीं। तो अगर मान लो ऐसा आपने टकराया और आपने देखा कंबाइंड वेलोसिटी आ रही है +10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब टकराने के बाद वो किधर गए? राइट में। अब मान लो कि टकराने के बाद आंसर आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड, तो टकराने के बाद वो कहाँ गए? लेफ्ट। फिर उसमें अगेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के आई माइनस के एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। u1 माइनस u2 के जगह u1 प्लस u2 आ जाएगा। बोले ये ऐसा क्यों? अरे बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट था ना इनिशियल वेलोसिटीज का, तो इसीलिए माइनस की जगह क्या हो गया वहां पे? प्लस आ गया, बस बाकी कुछ नहीं। हुआ? इधर का पार्ट हो गया सभी का? जल्दी लिखो। क्या हो गया? क्या समझ में नहीं आया? कोलिजन में से एक क्वेश्चन पक्का है, नीट है। 4 मार्क। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कैटेगराइज करने का। इलास्टिक में हेड ऑन और ऑब्लिक, ऑब्लिक याद रखना, ऑब्लिक सिर्फ हेड ऑन अपने को इलास्टिक में पढ़ना है, सॉरी ऑब्लिक कोलिजन सिर्फ इलास्टिक में पढ़ना है अपने को, इनइलास्टिक में भी नहीं है वो और परफेक्टली इनइलास्टिक में भी नहीं है। इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में सिर्फ हेड ऑन पढ़ रहे हैं अपन। चलो प्रॉब्लम्स लेंगे। A bullet of mass small a is fired with velocity small b and after collision bullet of mass small a is fired with velocity small b in a large block
of mass small c, the final at rest नहीं लिखा, at rest, the final velocity of the system will be, first option c upon a plus c, second option a into b upon a plus c, third option a plus b upon c, last option a plus c upon a into b. चलो देखो इधर क्या है। तो ये बुलेट है, इस बुलेट का जो मास है कितना बताया गया है, a, और वो ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी, इसको मैं u1 पकड़ के चलूंगा, b, और जाके वो टकराने वाला है एक ब्लॉक के साथ, ब्लॉक जिसका मास m2 कितना है, c, और u2 की वैल्यू क्या है बेटा, 0। देखते हैं बेटा, है ना। टकराने के बाद क्या होगा, बुलेट जो है ब्लॉक में फंस जाएगी और ये दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे विथ सर्टेन कंबाइंड वेलोसिटी। तो वो बोल रहा है उसकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। तो आप फॉर्मूला वही ले लेंगे, वी कंबाइंड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना। प्लस बोलो माइनस बोलो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो रेस्ट पर है ना, वो तो उसकी वेलोसिटी 0 है ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a, u1 की वैल्यू कितनी है बेटा, b, u2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, और m1 प्लस m2 यानी क्या है अब आपका a प्लस c, यानी कि ए बी अपॉन ए प्लस सी, ए बी अपॉन ए प्लस सी, दिस इज द आंसर। A particle of mass 1 ग्राम, ठीक है भाई, मास आपका 1 ग्राम है, हैविंग वेलोसिटी 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, has a glued impact with another 2 gram mass and velocity as 4j कैप माइनस 6k कैप। तो फिर मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ द फॉर्म्ड पार्टिकल इज, वेलोसिटी ऑफ द फॉर्म्ड पार्टिकल इज, फर्स्ट ऑप्शन
5.6 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 6.4 मीटर पर सेकेंड एंड द लास्ट ऑप्शन 4.6 मीटर पर सेकेंड। चल भाई पता लगा क्या आएगा। कंबाइंड वेलोसिटी आपको पता लगाने का है और आपको मासेस दिया 1 ग्राम टू ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रेशो में आने वाला है। तो मास रेशो में आने वाला है तो अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते भी हो तो 10 का पावर -3 कॉमन निकल के वैसे भी कैंसिल होने वाला है ना। तो देखो डायरेक्ट m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 का फॉर्मूला लगाओ। हाँ इस बार वो वेक्टर फॉर्म में है तो कंबाइंड वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में आएगी, है कि नहीं। और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा। चलो हो जाए शुरू, जब तक मैं तीसरा तैयार करता हूँ। ये वाला हो गया। A particle of small m moving eastward with a speed small v collides with another particle of the same mass। अमजद नॉर्थवर्ड्स, वो ब्लैक वाली दूसरी मार्क कर दो। सेम स्पीड स्मॉल v, the two particles coalesce collision। The new particle of mass twice m will move in the northeasterly direction with a velocity, first option v by 2, second option twice v, third option v by √2 और लास्ट ऑप्शन जस्ट v। हाँ इसका आंसर क्या बताया आपने? चलो देखते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ m1 जो है बेटा ये 1 ग्राम है और m2 जो है ये कितना है 2 ग्राम है। u1 कितना है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड और u2 कितना है आपका 4j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला था
उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं लिखूंगा कंबाइंड वेलोसिटी क्या आएगा मेरा, वो आएगा m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 ग्राम, 1 ग्राम को अब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 ग्राम, और 2 ग्राम को इससे मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 8j कैप माइनस 12k कैप अपॉन m1 प्लस m2 जो कि क्या हो जाएगा 3। तो अब ऐसा है कि भैया ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर एडिशन करना है वेक्टर्स को, यहाँ 3i कैप है, यहाँ कहीं i कैप है क्या, नहीं तो वो किसी के साथ ऐड नहीं होने वाला। तो आप सिंपल सिंपल क्या करके लिख दो वहाँ पर 3i कैप। यहाँ क्या बेटा माइनस 2j कैप, यहाँ j कैप है क्या, हाँ है 8j कैप, तो माइनस 2j कैप प्लस 8j कैप कितना होगा 6j कैप, तो भैया प्लस 6j कैप प्लस यहाँ k कैप है क्या, नहीं, बस वहां पर अकेला -12 है, तो आप लिखेंगे सिंपल -12 k कैप डिवाइड बाय 3। अब चल 3 से डिवाइड कर तो आंसर क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप -12 k कैप। अब ये जो कंबाइंड वेलोसिटी आई ये काय में आई, तुमको चेक कर रहा था तो ये जो आई ये काय में आई वेक्टर फॉर्म में। अपने को क्या लेना है इसका मैग्नीट्यूड, तो कंबाइंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 21 है ना। अब हमको मालूम है कि 21 16 और 25 के बीच में आता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा। अब 4 और 5 के बीच में कौन सा है 4.6 मीटर पर सेकेंड। ये देखो अब particle of mass small m moving eastward with velocity small v collide with another particle of same mass having northward with the same speed v। मास दोनों के सेम है, मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर मान लो कि ये डायरेक्शंस बना लेते हैं अपन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। एक पार्टिकल है मास m ट्रैवल कर रहा है ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी v, दूसरा पार्टिकल है मास m वो ट्रैवल कर रहा है नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी v। ये दोनों आपस में यहाँ टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों मिलकर अब मास कितना हो जाएगा ट्वाइस m, ये दोनों मिल गए ना, इधर जा रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी जो कि हमको मालूम नहीं है वी कंबाइन, हमें बस वही वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। कौन सा आ रहा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। अब देखो डायरेक्शन को ध्यान रखना है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन लगा रहे हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। थोड़ी देर के लिए अपने को आई कैप जे कैप के कैप देखने की आदत है ना, हालांकि वो एक्स एक्सिस के लिए होता है बट फिर भी अपन इसको लगा सकते हैं। इसका डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, मान लो कि ये डायरेक्शन को मैं आई कैप ले लेता हूं और ये डायरेक्शन को मैं जे कैप ले लेता हूं, नॉर्थ के डायरेक्शन को आप जे कैप ले लेंगे। कोई चीज़ अगर नॉर्थ में जा रही तो प्लस जे, कोई चीज़ अगर ईस्ट में जा रही तो प्लस आई। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो पहली जो वेलोसिटी है वेक्टर v1 है ना, ये पहले पार्टिकल, मान लो इसको पहला पार्टिकल नाम दे देते अपन और ये दूसरा पार्टिकल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेक्टर v1 इज इक्वल टू वी आई कैप, है ना। स्पीड कितनी है इसकी v है ना, अरे भाई नहीं समझा तुमको, ये पार्टिकल कितना है मास स्मॉल m, ये पार्टिकल क्या है ये भी स्मॉल m का है, ये ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से v, ये ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से v। अच्छा किस साइड जा रहा है, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा हो, राइट। अच्छा ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बता, ज्योग्राफिकली ईस्ट में जा रहा कि वेस्ट में जा रहा हो, ईस्ट में जा रहा ना हो, तो डायरेक्शन किधर है उसका ईस्ट में, इसके डायरेक्शन को अपन नाम क्या दिए डायरेक्शन को आई कैप, हालांकि वो एक्स एक्सिस के लिए होता है मगर आसान होता है अपने को कैलकुलेशन करना ऐसा।
तो बोले भैया मैंने ईस्ट के डायरेक्शन को आई कैप बोला, तो बोले सर वेस्ट के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप। नॉर्थ के डायरेक्शन को मैंने प्लस जे कैप बोला, तो साउथ के डायरेक्शन को क्या बोलूंगा, माइनस जे कैप। ये समझा? तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी बता। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं वेलोसिटी, तो उसमें वैल्यू भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, वैल्यू भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो बोले वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की, अरे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है v, डायरेक्शन किधर है, आई कैप। तो मैं वेक्टर v1 यानी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसा लिख सकता ना, v आई कैप। दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिखूंगा फिर मैं, vj कैप, है ना। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ना बेटा ये, तो मुझे वैल्यू के साथ साथ क्या दिखाने का है, डायरेक्शन। तो वैल्यू बता दिया v, डायरेक्शन बता दिया j कैप। आए धड़ करे और चिपके आके निकल गए। बोले किधर निकले पता नहीं, बोले अपने बस इतना एक काम करेंगे, वेक्टर फॉर्म में दे देंगे। अब करना क्या है, इसमें लगाओ फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, है ना। चलो लगाओ, देखते क्या आता, करो सॉल्व, फिर बताते हैं आपको क्या होगा आगे। उधर का हुआ क्या, मुझे जगह चाहिए हो। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन तो हो चुका हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा है, देखो इधर मैं लिखूंगा m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2, ये मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं। m1 वेक्टर v कंबाइंड, या m1 प्लस m2 सॉरी, m1 प्लस m2 वेक्टर v कंबाइंड, है ना। अब ये क्या आ गया बेटा, m v आई कैप प्लस m v j कैप, और यहां तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस m हो जाएगा, है ना। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, यहां से m निकलेगा, कॉमन हो जाएगा, कैंसल। तो v आई कैप प्लस v j कैप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v कंबाइंड। अब मेरे को क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है वो कायम में है, वेक्टर फॉर्म में। मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। वहां पर आई कैप जे कैप नजर आया है कहीं, नहीं ना, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ट्वाइस v कंबाइंड का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ v, है कि नहीं। कि भैया v स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड तो मालूम ही होगा ना आपको, लेते हैं v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर √2 टाइम्स ऑफ v। अब 2 टाइम्स ऑफ v कंबाइंड इज इक्वल टू, या फिर मैं एक काम करता हूं 2 को इधर ला लेता हूं, तो √2/2 टाइम्स ऑफ v, तो ये हो जाएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ v, या v/√2। v/√2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आया समझे, तुम डायरेक्ट कर दे रहे थे, है ना। ट्वाइस एम वी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी कंबाइन, तो बोले 2 कैंसिल हुआ, m कैंसिल हुआ, बचा क्या, बोले v। बेटा डायरेक्शन का ध्यान में रखना है, अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता तो जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लगा नहीं सकते, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। लगा दो बोले, है ना, अच्छा है, बोले डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बोले उसको। देखेंगे जहां तक जा रहा। आपको ज़्यादा जान पे आ रहा तो आप बाहर जा सकते हैं बैठने के लिए, है ना। मुझे मेरा टारगेट है आज कंप्लीट करना है चैप्टर। गुड, चलो हुआ ये क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं।
ये हो गया, डायग्राम हो गया ये वाला, जल्दी करो। याद रखिए बेटा, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा। बोले आपने को मालूम है, बोले लॉस ऑफ, सर हा क्या फॉर्मूला, हाफ ऑफ m1 m2 है ना, अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, लगा दो सर फॉर्मूला। बेटा वो फॉर्मूला लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है, लॉस कितने का हुआ वो निकालने के लिए लॉस पूछा गया यहाँ पे, है ना। क्या पूछा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट मास, यानी कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कुल मिला के पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, स्पीड। तो बोले कैसे निकालेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो पहले तो आप लगाओ एलसीएम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी कंबाइन इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले तो ये फॉर्मूला लगा लो। अब देखो m1 कितना है 20 किलोग्राम और u1 कितना है 10, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस m2 कितना है 5 किलोग्राम, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, अब ये हो जाएगा 20 प्लस 5, तो वो हो जाएगा 200 प्लस 5 यानी कि 205 अपॉन 25, सॉरी 200 अपॉन 25 कितना हो रहा फिर वो 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा कंबाइंड वेलोसिटी आ गया। अब ये कंबाइंड वेलोसिटी तो आ गया, अब कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा फिर, तो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ, है ना, m1 प्लस m2 v कंबाइंड का स्क्वायर। अब m1 प्लस m2 कितना बेटा 20 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 25, हाफ ऑफ 25 प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ जाएगा 800, तो 800 जूल्स। अरे यार
ऊपर का क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन मिक्स कर दिया मैंने। चाय होना बोले है ना। अब बोले चाय से काम नहीं कर चलेगा, पूरा बोले पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर नाश्ता चाहिए बोले अब। चल बेटा इधर ध्यान दे। एक एक लाइन पढ़ता रहे भाई, गलती से उधर ना चले जाऊं मैं वापस से। पहले पूरे लिखने दो रे, फिर लिखना है। Head on collision with a चलो करो सॉल्व। A metal ball of mass 2 kg moving with a speed of velocity of 36 km per hour has a head-on collision with an other. सारे grammar has an head-on collision. Has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision the two balls move together, the loss in kinetic energy due to collision will be. क्या रहेगा? सॉरी कार्मेल के फिर हैज एन है ना, हेड ऑन कोलिजन। एड ऑन बोल सकते तो अलग बात, एड ऑन। चल भाई बता जल्दी। अब तो डायरेक्ट लॉस पूछा हुआ है, मास दिया तुम लोग को, स्पीड भी दिया हुआ है, लॉस पूछा है। लॉस का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u2 0 आ रहा है क्योंकि भाई वो दूसरा वाला टारगेट जो है वो रेस्ट पर आ रहा। mr नाखून मत खा, वो निकाल, चल निकाल फास्ट। बताओ जल्दी से क्या आ रहा आंसर? हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। कितना रहा? सेकेंड देखते हैं। m1 कितना दिया है? 2 किलोग्राम। m2 कितना दिया? 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। 36 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18 क्या? m2 नहीं सॉरी v1, हाँ v1। अब वो क्या हो जाएगा फिर? 10 मीटर पर सेकेंड
M2 क्या आएगा 3 किलोग्राम्स, और V1 भी नहीं बोलना चाहिए, इसको U1 बोलना चाहिए। U2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो क्या हो जाएगा फिर आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। अब U2 की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 0 है ना, तो भैया वो तो 0 हो जाएगा, तो फिर भाई डेल्टा के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट M1 M2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6, 2 प्लस 3 यानी कि 5, U1 माइनस U2 यानी कि 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 3 जा 3 बाय 5 कितना होता है 0.4, सॉरी 0.2 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100 60 जूल्स। यस बेटा सेकंड ऑप्शन। छोटा सा बचा है, कल ही लेता हूँ डीपीपी के साथ, कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा उसमें क्या निकालना रहता, पहले तो रहता कि भाई जैसी वो बुलेट आपस में ऐसा टकराई तो ये कितनी स्पीड से निकलेगा, कंपोजिट सिचुएशन, कंपोजिट मास जो रहेगा, फिर वो कितनी हाइट तक जाएगा एक वो, और कितना एंगल बनेगा 3, ये 3 चीज़ें निकालने को बोलता है वो। ठीक है, छोटा सा है वो 10 मिनट का होगा, बट वो कल ही लेंगे, एग्जॉस्ट हो गया अभी। और कल DPP 4 पावर वाली वो करके लाना, और कोलिजन का भी करके ला लेना।